गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्यूरेट एजुकेशन सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 12th मैथ मैट्रिसेस और एक्सरसाइज मिसलेनियस ही चला रहा था मैं। लास्ट वीडियो भी मिसलेनियस में बनाए मैंने दो, और उसमें 9 क्वेश्चन पढ़ा है। आज मैं 10 से शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 10? अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड विच इज सेल्स इनटू 2 मार्केट्स। एक्स वाई जेड बनाता है मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट्स का नाम है एक्स वाई और जेड। इन 3 प्रोडक्ट्स को बनाता है वो और 2 मार्केट में बेचता है, फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट। तो फर्स्ट मार्केट में एक्स बेचता है 10,000, वाई प्रोडक्ट बेचता है 2,000 और जेड प्रोडक्ट बेचता है 18,000। ये सेल करता है वो फर्स्ट मार्केट में। सेकंड मार्केट में जो एक्स प्रोडक्ट का सेल करता है वो 6,000 करता है, वाई प्रोडक्ट का सेल करता है 20,000 और जेड प्रोडक्ट का सेल करता है 8,000। और ये एक्स वाई जेड की यूनिट प्राइस दी हुई है, मतलब एक एक्स प्रोडक्ट लेंगे तो उसका प्राइस होगा 2.5 रुपया, एक वाई प्रोडक्ट लेंगे तो उसका रुपया होगा 1.5 और एक जेड प्रोडक्ट लेंगे तो वो हो गया 1 रुपये का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा से आपको टोटल रिवेन्यू फाइंड करनी है। एक्स वाई जेड बेचकर फर्स्ट मार्केट से और सेकंड मार्केट से वो कितना कमा रहा है, टोटल रिवेन्यू उसकी कितनी आ रही है, ये निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो आपको बताता हूँ। ये जो प्रोडक्ट्स दिए हैं इसको एक आप मैट्रिक्स मान लो, फर्स्ट मार्केट सेकंड मार्केट एक्स वाई जेड प्रोडक्ट्स, इसको आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए। और अगर ये प्रोडक्ट्स को अगर मैं इनके प्राइस से इनटू कर दूं तो क्या निकल जाएगा, टोटल रिवेन्यू निकल जाएगा। इन प्रोडक्ट्स को, ये जो प्रोडक्ट्स दिए हैं और ये जो कॉस्ट दिया है इसका, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल रिवेन्यू निकल जाएगा। तो आप देखो ऐसे करेंगे, लेट द मैट्रिक्स फॉर एक्स वाई एंड जेड प्रोडक्ट्स इज, हम मान लेते हैं इस मैट्रिक्स को, ये मान लेते हैं। देखिए मैट्रिक्स क्या है हमारा, इस मैट्रिक्स को, इसको एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या है ये, 10,000, फिर क्या है 2,000, फिर क्या है 18,000। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हो गया। सेकंड है 6,000, 20,000 और 8,000। तो प्रोडक्ट से मैंने एक मैट्रिक्स, प्रोडक्ट्स के लिए ये जो प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड, इनके लिए एक मैट्रिक्स मैंने बना लिया। अब देखो, लेट द मैट्रिक्स फॉर सेल प्राइस, जो उसका सेल प्राइस है उसके लिए मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ उसको इस तरह से। वेक्टर अलजेब्रा का ये मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करना है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रोडक्ट करने के लिए आपको सेल प्राइस को लिखोगे ऐसे, देखो 2.50, 1.50 और 1.00। ये 2.5 रुपया, ये 1.5 रुपया और 1 रुपीज़। अब हमें टोटल रिवेन्यू निकालना है, तो इसको प्रोडक्ट्स को इस सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल रिवेन्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो क्या है प्रोडक्ट, देखो ये देखिए क्या है, ये 10,000, 2,000, फिर क्या है 18,000। ठीक है, और अब देखो यहाँ क्या है 6,000, फिर क्या है 20,000, फिर क्या है 8,000। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके कॉस्ट प्राइस से, मतलब सेल प्राइस से। इसका सेल प्राइस क्या दिया हुआ है 2.50, 1.50, 1.00, मीन्स ये 2.5 रुपया है, ये 1.5 रुपया है और 1 रुपये है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से समझना, ये है 10,000, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो देखो 10,000 को इंटू करेंगे 2.5 से तो आ जाएगा 25,000। कितना आ जाएगा 25,000, प्लस इसको करेंगे इससे इंटू, तो 2,000 को 1.5 से इंटू करोगे तो आएगा 3,000। ठीक है, प्लस अब इसको करेंगे आप इससे इंटू तो आएगा 18,000। ठीक है, अब देखो इसको किया इससे तो 25, इसको उसकी किया तो 3,000 और इसको उससे किया तो 18,000। अब इसको करो आप इससे इंटू तो कितना आ जाएगा 15,000, फिर इसको आप इससे इंटू करो तो कितना आएगा 20,000 को 1.5 से इंटू करोगे तो 20,000 और 10,000 तो 30,000 आ जाएगा, 30,000 प्लस अब इसको करो इससे इंटू तो कितना आएगा 8,000। ठीक है, तो फर्स्ट मार्केट का रिवेन्यू ये होगा और सेकंड मार्केट का रिवेन्यू ये होगा, इनको ऐड करके आप लिख दो। देखो 25,000 और 18 3,000 28 और 18 कितना हो गया 6,000।
46,000 आ गया। और इस मार्केट से आएगा देखो 30 और कितना हो गया 53,000। इन तीनों को ऐड करने पर आ गया 53,000। ठीक है, तो मार्केट फर्स्ट से जो रेवेन्यू आई है वो ये है, और मार्केट सेकंड से जो रेवेन्यू आई है वो ये है। ठीक है, अब देखो अगर टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो इन दोनों को भी हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐड हो जाएगा 99,000। ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। क्या आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। तो फर्स्ट का तो हमने कर दिया ए का, अब ये सेकंड बी बाकी है। तो बी के लिए भी क्या करोगे, बी के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो मैं टोटल रिवेन्यू जो आया था यहाँ लिख कर रख लेता हूँ। टोटल रिवेन्यू जो आया था वो है कितना 99,000। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख कर रख लिया। ठीक है, अब मैं सेकेंड इसका जो बी पार्ट है वो करने जा रहा हूँ। देखिए इसका जो बी पार्ट है, वो कहता है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज, जो अबव कमोडिटीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई जेड, इनका यूनिट प्राइस दिया हुआ है, यानी एक एक्स का प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस। पहले था सेल प्राइस, अब क्या है कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस है एक्स प्रोडक्ट का वो है 2 रुपया, वाई प्रोडक्ट का कॉस्ट यूनिट कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया, और जेड का है 50 पैसे, मतलब ½ रुपया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द जीपी। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो आपको बता दूं कि टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है हमारा टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हमने टोटल रिवेन्यू तो निकाल दिया, हमने यहाँ टोटल रिवेन्यू हमने निकाल दिया है 99,000। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा जीपी निकल जाएगा। लेकिन टोटल रिवेन्यू हमारा निकाल दिया हमने 99,000, टोटल कॉस्ट हमने अभी नहीं निकाला है। तो इस टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ये हम बी पार्ट करेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, इसमें साफ साफ बोला द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज। ठीक है, 2, 1 एंड 50। ठीक है, तो इसको जब से पहले किया था मैंने, इसको एक मैट्रिक्स मान लो। तो प्रोडक्ट्स के लिए लेट द मैट्रिक्स फॉर कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स जो लिखना है लिख दो, फॉर प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड के लिए प्रोडक्ट के लिए मैंने ये एक मैट्रिक्स मान लिया। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है 10,000। ठीक है, फिर क्या है 2,000, फिर है हमारे पास 18,000। ये मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया। ठीक है, अगला है 6,000, फिर क्या है 20,000, फिर क्या है हमारे पास 8,000। ठीक है, अब ये तो हमारा आगे प्रोडक्ट्स के लिए मैट्रिक्स हो गया, इसको एक मैट्रिक्स मान लिया और कॉस्ट प्राइस को भी एक मैट्रिक्स मान लिया। तो लेट द मैट्रिक्स फॉर सीपी कॉस्ट प्राइस, इसको लिए क्या मान लेंगे मैट्रिक्स, इसको अलजेब्रा मैट्रिक्स अलजेब्रा से करना है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा के लिए आपको ऐसे लिखना होगा कॉस्ट को 2, 1 एंड देखो जो 50 पैसा है, 50 पैसा मतलब ½ रुपया, तो 50 को लिख सकते हैं हम ½ ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखो 50 पैसा है, रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 50 पैसा है ना, इसको रुपए में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड, तो देखो 1/2, तो ये 1/2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, अब इनको प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा। तो देखो टोटल कॉस्ट इक्वल टू, अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, कितना दिया हुआ है हमारे पास 10,000, 2,000 और यहाँ है 18,000। ठीक है, देखिए 18,000 और यहाँ पर है 6,000, फिर ये है 20,000 और यहाँ 8,000 है। ठीक है, और मैंने जो वेक्टर अलजेब्रा से जो कॉस्ट प्राइस माना था कितना है 2, 1 एंड ½ ठीक है, अब इनको आप प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो प्रोडक्ट करके क्या आएगा, आपको प्रोडक्ट करना आता है। ठीक है, देखिए 10,000 को इंटू करेंगे 2 से तो आएगा 20,000। ठीक है, प्लस 2,000 को इंटू करेंगे 1 से तो आएगा 2,000, प्लस 18,000 को ½ से करेंगे तो आएगा 9,000। ठीक है, अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6,000 × 2 तो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 20 × 1 तो 20,000 आ जाएगा, और प्लस 8 × ½ में तो 4,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनको ऐड कर लो, तो ऐड करके कितना आया आपका, फर्स्ट और सेकंड मार्केट दोनों का आ जाएगा। देखो 20,000
और 2000 22 और 9 कितना हो गया 31,000। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है 12,000 इंटू 20 तो 32 और 4 कितना होता है 36,000। ठीक है, तो मार्केट 1 से जो मार्केट 1 में जो कॉस्ट प्राइस है वो ये है और मार्केट 2 का जो कॉस्ट प्राइस है वो ये है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 67,000। ये हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो पहले जो हमने निकाला था वो टोटल रिवेन्यू निकाला था सेल प्राइस से, और अब जो निकाला है वो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला है। तो टोटल रिवेन्यू जो निकाला हुआ था हमने पहले से ही, उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे। कितना आया 67,000। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 0,0,023, यानी 32,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी ये जो हमारी टोटल कमाई हुई है और ये हमने प्रोडक्ट पर कुल खर्चा किया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम इसको मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब x एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर कई बच्चे क्या सोचेंगे कि ये जो बाहर नंबर है उसको इस मैट्रिक्स से इंटू कर दो अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन ये देखो कैपिटल x है, क्या ये कैपिटल x, और कैपिटल x भी है प्लस इसने बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स x, मतलब ये x क्या है एक मैट्रिक्स है, तो आपको x को एक मैट्रिक्स मान के चलना पड़ेगा। तो देखो x को हम एक मैट्रिक्स मान के चलेंगे, तो x को मैट्रिक्स मान के चलेंगे तो इसका कुछ ऑर्डर होगा ना, तो अब इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा। देखो इसके पड़ोस में क्या है, इसके जस्ट बगल में इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। देखो 1 2 2 रो हैं और 1 2 3 3 कॉलम्स, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर हो गया। यहाँ भी 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 इंटू 3 मैट्रिक्स हो गया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर 2 इंटू 3 है और यहाँ पर क्या है 2 इंटू 3 है। तो अगर इसका ऑर्डर निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका भी फर्स्ट ले लो और इसका भी फर्स्ट ले लो, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, और ऐसे भी आप जानते हो कि जो यहाँ पर जब दो मैट्रिक्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट वाले का कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, फर्स्ट वाले का कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। मीन्स हमें पता चल गया इसका कॉलम पता चल गया 2 है, तो कॉलम 2 लिख दिया मैंने इसका, है ना, इसका कॉलम 2 लिख दिया। अब ये रो कहाँ से लाए, हम यहाँ से। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी x एक आपने मैट्रिक्स मान लिया तो इसका ऑर्डर डिसाइड करना है, तो उसके बगल में जो मैट्रिक्स है उसका पहला ले लो और इसका भी पहला ले लो, तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। तो अब इसका मैट्रिक्स मान लो A B C और D। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स मान लिया, अब यहाँ पर मैट्रिक्स रख के इसको इंटू करो। इस मैट्रिक्स को मान लिया मैंने, अब इस मैट्रिक्स को यहाँ रख के इंटू करो। उससे क्या है A B C D, ये मैट्रिक्स है, इंटू क्या दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू क्या दिया है -7 -8 -9 इज इक्वल टू 2 4 6। ठीक है, अब आप इसको इससे इंटू कर लीजिए और यहाँ पर इक्वल टू दिया ही हुआ है। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो आएगा A प्लस 4B हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2A प्लस 5B। ठीक है, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3A प्लस B 6B। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये आया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो हमारा ये आया। अब सेकेंड रो से शुरू करेंगे तो C प्लस 4D यहाँ आएगा 2C प्लस 5D, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो आएगा 3C प्लस 6D क्योंकि यहाँ 6 है ना, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये, सेकेंड रो थर्ड सेकेंड कॉलम तो ये, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो हमारा ये आ गया। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -7 -8 -9 और यहाँ 2 4 6 है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है A प्लस 4B। देखो A प्लस 4B इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास -7। जब दो एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं, देखो जब दो मैट्रिक्स बराबर हो जाते हैं तो दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल, तो इसका ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो A प्लस 4B इक्वल टू क्या हो गया -7। ये क्वेश्चन मान लीजिए आप फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ 2A प्लस 5B इक्वल टू क्या लेंगे -8। ठीक है, तो 2A प्लस 5B इक्वल टू -8। हमें इसमें ये x मैट्रिक्स निकालना है, मीन्स कि A B C D की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो इक्वेशन बन चुका है और इन दो इक्वेशन से मैं A और B की वैल्यू निकाल दूंगा। देखो इसको मैंने कर दिया इसके बराबर,
इसको मैंने कर दिया इसके बराबर। दो इक्वेशन बन चुके हैं, इनको सॉल्व कर दो। देखो फर्स्ट में एलिमिनेटिंग से करने जा रहा हूँ, फर्स्ट में 2 से इंटू कर दूँ तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, प्लस 2 4 जा 8b और 2 7 जा माइनस का 14, इसको मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। अब सेकंड में मैं किससे इंटू करूँगा 1 से, तभी तो इक्वल होंगे ये। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 8, इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे क्योंकि हमें साइन चेंज करना है। थर्ड में से फोर्थ को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमें साइन चेंज करना है, तभी तो कैंसिल होगा ये। तो माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस और माइनस का है तो प्लस। अब ये तो कैंसिल हो गया और 8b में से 5b गया तो क्या बचा 3b, और 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 6, तो b आ गया हमारा माइनस का 2। अब b की वैल्यू को पुट कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, पुटिंग b इक्वल टू -2 इन फर्स्ट में पुट कर दो तो a प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू क्या निकली है -2 इक्वल टू माइनस का 7, तो 4 2 क्या हुआ माइनस का 8, तो a आ जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 8 आ जाएगा। क्यों 4 2 माइनस का 8 है और ये माइनस का 8 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 8, तो a इक्वल टू आ गया 1, 8 में से 7 माइनस कर देंगे तो a आ गया 1, तो a आ गया 1 और b आ गया -2, तो ये दो चीज़ तो हम निकाल दी। अब देखो, अब यहाँ देखें, यहाँ सीधी सी बात है, अब c के लिए बनाते हैं। तो देखो c प्लस 4d, ये देखिए c प्लस 4d, इसको इक्वल करेंगे इसके 2 के, तो 2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। और 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 4k, ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं हम सेकंड। अब इनको सॉल्व कर दो तो c और d निकल जाएगा, फिर यहाँ c d की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो देखो फर्स्ट में मैं इंटू करूँगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2c, ठीक है, और ये हो जाएगा 8d और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, इक्वेशन मान लेते हैं इसको थर्ड। अब सेकंड में किससे इंटू करेंगे हम 1 से, तभी तो इक्वल आएगा, तो 2c हो गया और प्लस 5d हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया और इक्वेशन मान लेंगे हम इसको 4। अब हम क्या करेंगे साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज मतलब कि थर्ड में से आपने फोर्थ को माइनस किया है। देखो तो 2 से इसमें इंटू कर दिया, 1 से इसमें इंटू कर दिया, बराबर आ गया, c के कोएफिशिएंट्स इक्वल आ गए ना, तो मैंने साइन चेंज किया, क्यों थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे तभी तो ये कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो गया और 8 में से 5 गया 3d बच गया और इक्वल टू 4 से 4 गया 0, तो d आ गया हमारा 0, ठीक है। अब पुटिंग d इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास c प्लस 4 इंटू 0, d की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 0 इक्वल टू 2, तो c निकल गया हमारा 2। देखो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो c इक्वल टू क्या हुआ 2, तो हमारा मैट्रिक्स x निकल गया। x मैट्रिक्स हमने क्या माना था, हमने x माना था इक्वल टू a b c d और इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं a b c d की, तो यहाँ पुट कर दो, x मैट्रिक्स हमारा निकल गया। a की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 1, b क्या था -2, ठीक है, c क्या निकला हमारा 2 और d क्या निकला हमारा 0, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स x जो हमें यहाँ फाइंड करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, a और b दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, सच दैट a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a, देन प्रूव दैट बाई इंडक्शन a b की पावर n b की पावर n इंटू a, और फर्दर प्रूव दैट a b टू द पावर n a की पावर n डॉट b की पावर n फॉर ऑल n इज द एलिमेंट ऑफ n। तो पहले हमें इंडक्शन से ये प्रूव करना है, बाद में इंडक्शन से हमें ये प्रूव करना है, और गिवन हमें ये है कि ab इक्वल टू ba, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट हमारी क्या है, स्टेटमेंट हमारी क्या है जो हमें प्रूव करना है, स्टेटमेंट क्या है हमारी, स्टेटमेंट है हमारा ये a b की पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n इंटू a, ये हमें प्रूव करना है किससे, इंडक्शन से। तो देखो सबसे पहले इंडक्शन से पुट करने के लिए सबसे क्या करते हैं, केस फर्स्ट मान लीजिए, केस फर्स्ट में आप लिख दो पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह रखेंगे 1, तो देखो इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो आएगा a b की पावर 1 इज इक्वल टू b की पावर 1 इंटू a, तो आ गया a b इक्वल टू b a, ठीक है। और a b इक्वल टू b a हमें स्टेटमेंट गिवन है कि इक्वल है, a b इक्वल टू b a हमारा इक्वल है, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, ठीक है। तो ये लिखेंगे देयरफॉर n इक्वल टू 1 इज ट्रू,
n इक्वल टू 1 के क्या मान लिया हमने, ट्रू मान लिया। ठीक है, अब केस सेकंड में क्या करते हैं, केस सेकंड में करते हैं n इक्वल टू k पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू k, n इक्वल टू k पुट करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारी ये है, इसमें पुट करना है। तो देखो ए बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए। ठीक है, ये हो गया, ये हम ट्रू मान लेंगे। तो अज्यूम दैट n इक्वल टू k इज ट्रू, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रू है, ये ट्रू प्रूव कर दिया हमने और ये ट्रू अज्यूम कर लेते हैं। अब केस थर्ड में क्या होता है, केस थर्ड है हमारा, देखिए केस थर्ड में लिखते हैं पुट n इक्वल टू k प्लस 1, n की जगह क्या रखते हैं, k प्लस 1। तो देखो स्टेटमेंट हमारी ये है, यहाँ लिखेंगे a b टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b टू द पावर k प्लस 1 इंटू a। ठीक है, तो ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है, RHS। अगर मैं LHS लेकर RHS के बराबर प्रूव कर देता हूँ तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। तो चलो LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, a इंटू बी टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो ये a तो ऐसे ही रहेगा, आपको पता है कि b की पावर k प्लस 1 है, तो एक बार b की पावर दे देंगे k इंटू एक बार b की पावर दे देंगे 1। ठीक है, इसको हम b की पावर k इंटू ए भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू b की पावर k इंटू ए। ठीक है, मैंने इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, क्योंकि आपको पता है देखो कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है। ठीक है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है। ठीक है, तो मैंने a इंटू बी की पावर k को मैं लिख दिया b की पावर k इंटू ए, और इंटू क्या है, b। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा करने के बाद हम इसको, ये तो a इंटू बी एक साथ है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ b की पावर k इंटू बी ए। मैं इनको एक साथ कर देता हूँ। ठीक है, पहले ये थे एक साथ, अब मैंने इनको एक साथ कर दिया और a को अलग कर दिया। देखो सेम था, a इंटू बी एक साथ था, अब मैंने b की पावर k इंटू बी एक साथ कर दिया और a को उधर कर दिया। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको, या ऐसे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तब भी आप देखो a इंटू बी है तो मैं b को आगे भी तो कर सकता हूँ ना, तो b की पावर k इंटू बी इंटू ए कर दिया। अब देखो, अब क्लियर देखो, b की पावर k है यहाँ पर और b की पावर यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमें बाद में ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इसके लिए देखो, ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है ये। ठीक है, अब हमें इंडक्शन से ये भी प्रूव करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसके अंदर स्टेटमेंट हमारी क्या है, स्टेटमेंट हमारी है ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n डॉट b टू द पावर n। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो इंडक्शन से प्रूव करना है, तो आप इंडक्शन के पहले क्या करेंगे, केस फर्स्ट लीजिए। केस फर्स्ट में आप पुट करोगे n इक्वल टू 1। तो देखो ए बी टू द पावर 1 इक्वल टू a टू द पावर 1 इंटू बी टू द पावर 1। तो आ गया ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो P1 क्या हो गया हमारा, तो देयरफॉर P1 या n इक्वल टू 1 इज ट्रू। n इक्वल टू 1 क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। ठीक है, अब केस सेकंड में क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू k और उसको ट्रू एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो ए बी टू द पावर, इसमें रखना है ना ए बी टू द पावर, यहाँ कर देना है k इक्वल टू a टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k। ठीक है, अब देखो केस, इसको हम लेट अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट क्या दैट n इक्वल टू k इज ऑल्सो ट्रू, इसको भी हमने ट्रू मान लिया। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है केस थर्ड। तो केस थर्ड हमें प्रूव करना होता है क्या, पुट n इक्वल टू k प्लस 1। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 रखना है। पहले जहाँ n था वहाँ 1 रखा, जहाँ जहाँ भी n था, फिर जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने k रखा, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k प्लस 1 रखूँगा। तो देखो ए बी टू द पावर क्या है, k प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 इंटू बी टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, अब आपको इस LHS को लेकर RHS प्रूव करना है। क्या करना है,
LHS लेकर RHS प्रूव करना है। तो देखो क्या करेंगे, देखो तो इस LHS को ले लेते हैं, LHS को ले लेते हैं। अगर मैंने इसे LHS से RHS प्रूव कर दिया तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। तो AB क्या है हमारा, AB टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। तो देखो AB की पावर k प्लस 1 है, तो एक बार AB की पावर हम k दे सकते हैं और इंटू AB की पावर एक बार हम 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो AB की जो पावर k है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पता है। k सेकंड में देखो AB की पावर k की वैल्यू क्या है, a की पावर k इंटू b की पावर k, ठीक है, और इंटू AB, ठीक है। AB की पावर 1 है तो AB तो लिख सकते हैं। अब तो मैंने बोला कि देखिए कि AB की पावर k मैंने यहाँ से उठा लिया k वाले केस से, ठीक है। तो AB की पावर k, a की पावर k, b की पावर k था, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ये इंटू AB की पावर 1 है तो a की पावर 1 ही रहेगा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, जो a की पावर k है वो ऐसे रहने देते हैं और b की पावर k इंटू a, इनको एक साथ लिख सकते हैं और b को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर k a डॉट b की पावर k, ठीक है। अगर b की पावर k इंटू a है या तो a की पावर, देखो b की पावर k इंटू a को मैं a इंटू b की पावर k भी तो लिख सकता हूँ ना, इंटू क्या है b। अब देखो ये a की पावर k इंटू a एक साथ लिख दो, ठीक है, और b की पावर k इंटू b एक साथ लिख दो, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, तो ये a की पावर क्या हो जाएगा k प्लस 1 इंटू यहाँ b की पावर, दोनों का बेस सेम है और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर 1 लिखते नहीं है ऐसे, देखो तो a की पावर k और यहाँ a की पावर क्या मान जाएगा 1, तो a की पावर हो गया k प्लस 1 और यहाँ b बेस सेम है दोनों का, तो b की पावर k और प्लस 1, तो ये भी ट्रू हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव। तो यही तो प्रूव करना था। देखो LHS ये था, RHS ये था, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 12। देखिए क्वेश्चन 13 है आपका, इफ a इक्वल टू दिस इज सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू i, देन बताना है आपको कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0 होगा, या ये ऑप्शन करेक्ट है, या ये ऑप्शन करेक्ट है, या ये ऑप्शन करेक्ट है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और दिया हुआ है कि अल्फा ये है, a ये है और सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू i, ये कंडीशन आपको गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो चलो a क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये हमारा a है। यहाँ a स्क्वायर बोला गया है, तो आप a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, a इंटू ए करोगे ना, ठीक है। तो a को a से इंटू करेंगे, a क्या है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, और इंटू फिर a लिख दो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब आप इसको इंटू करिए, तो इंटू करके देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, ये इंटू किया ना ये मैंने क्या किया इंटू किया है, तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये। अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो क्या आएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ठीक है। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो गामा अल्फा फिर इसको इससे तो माइनस गामा अल्फा, ठीक है। अब इसको करना है इससे, तो आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको इससे किया और इसको मैंने इससे किया, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया हमारा a स्क्वायर, दिया है हमें a स्क्वायर इक्वल टू i, तो कंडीशन क्या है, सिंस दिया है a स्क्वायर इक्वल टू i, तो आप a स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, a स्क्वायर की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, सेम ही तो है, अल्फा इंटू बीटा है, बीटा उनका बात ही की है, तो ये क्या होगी वैल्यू उसकी 0, सेम में से सेम माइनस करो 0 हो जाएगा। ऐसे गामा अल्फा सब गामा कट गया, क्या आ गया 0 आ गया, और यहाँ बचा बीटा गामा प्लस अल्फा का स्क्वायर, क्या बचा बीटा गामा प्लस अल्फा का स्क्वायर, तो ये बच गया हमारा, ठीक है। इक्वल टू क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, ठीक है, आई के बराबर कर दिया, ये चीज कंडीशन दी हुई है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 कर सकते हैं हम लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 कर सकते हैं, तो क्योंकि 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या कर दें इक्वल, तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 1। अब इन दोनों को उधर भेज दीजिए, तो 0 इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो ये कंडीशन
करेक्ट है और ये है सी। देखो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ये है सी पार्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हमारा हो गया 13। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 14। इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन क्या होगा? ए मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जिस मैट्रिक्स की ये बात कर रहा है, इसने बोला है कि एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो मैट्रिक्स होगा क्या? ये होगा डायगोनल या जीरो मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स या नन ऑफ दीज। तो सीधी सी बात है, उस मैट्रिक्स को मान लेते हैं लेट द मैट्रिक्स इज ए। उस मैट्रिक्स को मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। अब आपको पहला कंडीशन क्या दिया है कि जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक कब होता है? जब ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसे मान लीजिए आप फर्स्ट। सिमेट्रिक बोला है, देखो पहले बोला है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। दूसरी बार बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है ए वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ए जो होगा वो माइनस ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसको मान लेते हैं हम सेकेंड। अब जरा इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करो तो ए और ए कितना हो जाएगा? 2a इक्वल टू कितना आ गया? 0। ए के ट्रांसपोज में माइनस का ए के ट्रांसपोज माइनस करोगे, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब बताओ कि ए इक्वल टू क्या आ गया? 0/2। तो ए क्या है हमारा? 0। तो ए क्या होगा? 0 मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? देख लो, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 14। देखिए, तो ये हमारा मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है 15। ठीक है, इफ A is a square matrix such that A square equal to A square equal to A, then इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? ये होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर A स्क्वायर इक्वल टू A है तो हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। इसको लेते हैं, देखो 1 प्लस A का होल क्यूब माइनस 7A, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो यहाँ पर होल क्यूब है, तो आपको अच्छे से पता है कि A प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे। तो देखो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर, तो A की जगह क्या है यहाँ पर? A स्क्वायर इंटू B प्लस 3A और B का क्या होता है? स्क्वायर। क्लियर है? देखो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB का स्क्वायर। अब देखो 1 का क्यूब क्या आएगा? 1। A का क्यूब क्या आएगा? A क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा? 1, 3 इंजॉय थे तो 3 ये हो गया यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर 3 ऐसे रहेगा और A का स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, और यहाँ माइनस 7A भी तो है, तो यहाँ माइनस 7A भी लिख दो, यहाँ माइनस 7A भी लिख दो। देखो इसका फॉर्मूला तो ये हो गया, और माइनस 7A भी तो है, तो माइनस 7A भी लिख दिया यहाँ पर। अब देखो ये जो आया है 1 प्लस 1 को 1 रहने देंगे, और A क्यूब को क्या लिखेंगे? तो A क्यूब को लिखेंगे A स्क्वायर इंटू A, लिख सकते हैं इसको, प्लस 3A को हम 3A रहने देंगे, प्लस 3A स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है। A स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? A, तो यहाँ A लिख देंगे माइनस 7A। अब देखो यहाँ भी तो A स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस A स्क्वायर की वैल्यू क्या है? A इंटू A स्क्वायर की वैल्यू क्या है? A प्लस 3A प्लस 3A माइनस 7A। ठीक है, अब देखो ये A इंटू A क्या हो गया? A स्क्वायर हो गया। A इंटू A क्या हो गया? A स्क्वायर। तो A स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? A स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है? A प्लस 3A माइनस 7A। अब देखो 3A और A कितना हो गया? 7A, तो 1 प्लस 7A माइनस 7A। 3A और A कितना हो गया? 7A और माइनस 7A, तो 7A से 7A गया, आंसर कितना आ गया? 1। तो आंसर कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? A है A, B है 1 माइनस A और C है 1 और D है 3A, तो आंसर कौन सा होगा करेक्ट? C इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा मिसलेनियस का 15 मीन्स की लास्ट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस खत्म किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 4th डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।